त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आभास लगान या अर्ध लगान के बारे में, जिसे कोसी रेंट कहते हैं। अर्थशास्त्र का यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा दूसरा चैनल है और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। प्लीज़ आप उसको भी देखिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए। तो इसी टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, आभास लगान या अर्ध लगान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोसी रेंट। अब ये कोसी रेंट क्या होता है, ये अर्ध लगान क्या होता है? क्योंकि लगान का जो सिद्धांत दिया था वह डेविड रिकार्डो के द्वारा दिया गया था और उसने कहा कि जो लगान प्राप्त होता है वो केवल भूमि को प्राप्त होता है, वह केवल लैंड को प्राप्त होता है। आगे चलकर आधुनिक सिद्धांत आया लगान का, जिसमें कहा गया कि उत्पादन का हर साधन क्या होता है, लगान प्राप्त करता है। तो इसी में आज हम देखते हैं प्रोफेसर मार्शल का आभास लगान का सिद्धांत क्या कहता है, या प्रोफेसर मार्शल ने किसे अर्ध लगान या आभास लगान या कोसी रेंट कहा है। अर्ध लगान की परिभाषा किस प्रकार से लिखी जाएगी, सिस्टमैटिक ढंग से उसको आप इस प्रकार से लिखेंगे। यहां पर लिखी हुई है अर्ध लगान, जिसको कि आभास लगान भी कहा जाता है। अर्ध लगान एक अस्थायी आधिक्य या अतिरेक है जो अल्पकाल में मशीनों तथा अन्य पूंजीगत साजो सामान के स्वामियों को प्राप्त होता है। ये डेफिनेशन है किसकी, आभास लगान की या अर्ध लगान की। यह परिभाषा है। क्या कहती है परिभाषा, इसको हम अभी सामान्य भाषा में समझेंगे, लेकिन परिभाषा तो याद करनी ही होगी। तो परिभाषा कह रही है कि अर्ध लगान एक अस्थायी आधिक्य है, अर्थात जो यह लगान है आभास, ये परमानेंट नहीं है, अस्थायी नहीं है। ये हर समय किसी भी जो स्वामी है पूंजी का उसको नहीं मिलता है, ये केवल अल्पकाल में मिलता है और दीर्घ काल में यह समाप्त हो जाता है। दीर्घकाल में क्या जाता है, समाप्त हो जाता है। यहां पे लिखा हुआ है, लेकिन ये मिलता किसको है, मशीनों या अन्य पूंजीगत साजो सामान के मालिक को, अर्थात जो प्रोडक्शन करने वाली इकाइयां हैं, जो उनके मालिक हैं, जो उनके स्वामी हैं, ठीक है, जो कंपनी के मालिक हैं, उनको यह लाभ प्राप्त होता है, यह अतिरेक। अब अतिरेक कैसे प्राप्त होता है, ओके, इसको हम सामान्य भाषा में समझेंगे कि जो यहाँ पर आभास लगान की परिभाषा दी गई है। तो आभास लगान की जो यह परिभाषा दी है, यह प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दी गई है। तो कुल मिलाकर जो यह विचार है, जो ये कॉन्सेप्ट है आभास लगान का या अर्ध लगान का, ये किसका है, प्रोफेसर मार्शल का, जिसने कि अर्थशास्त्र को क्या कहा था, अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है। तो एक बहुत बड़े ही इकोनॉमिस्ट हुए हैं प्रोफेसर मार्शल। अब अतिरिक्त कैसे प्राप्त होता है, अस्थायी लगान इसको कहा गया है, और यह हमेशा प्राप्त नहीं होता है, अल्पकाल में ही प्राप्त होता है। और जैसे ही अल्पकाल गुजर जाता है, लंबा समय आ जाता है, तो यह लगान तब नहीं मिलता है। तो इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे, ठीक है। माना बात, कोई डॉक्टर है किसी शहर में और उसकी फीस है 500 रुपये। पहले देखिए, एक डॉक्टर है किसी शहर में और उसकी फीस है 500 रुपया, ओके। पूरे शहर में एक ही डॉक्टर है और उसके यहाँ लोगों की बहुत भीड़ लगी रहती है, क्योंकि डॉक्टर एक ही है और लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, लोग ज़्यादा हैं, फीस उसकी 500 रुपये। तो जब वो देखता है कि मेरे पास इतने लोग हैं, अर्थात डॉक्टर की डिमांड ज़्यादा है, लेकिन डॉक्टर एक है, उसकी सप्लाई कम है, 10, 20, 25 है, एक दो, एक से बढ़कर ज़्यादा डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर मात्र एक है और उसकी फीस कर रखी है कि मैं 500 रुपये प्रति रोगी लूंगा, ओके। लेकिन जब वह देखता है कि भारी भीड़ उसके पास आ रही है, ठीक है, अर्थात उसकी ज़्यादा डिमांड है, तो वह अपनी फीस को बढ़ाकर क्या कर देता है, 500 की जगह वह 800 रुपया कर देता है, ओके। क्यों करता है, कि उसे मालूम है जिस शहर में मैं रह रहा हूं यहां पर कोई अन्य डॉक्टर नहीं है, लोग तो उपचार करने मेरे पास तब भी आएंगे। तो इस प्रकार से देखिए,
उसने 500 की जो फीस है वो बढ़ाकर कितनी कर दी, 800 रुपया। तो अंतर कितना आ गया, 800 में से 500 घटाना है, तो ये जो 300 रुपया जो उसे अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति हो रही है, इसे ही कहते हैं कोसी रेंट। इस 300 रुपए को क्या बोलेंगे, कोसी रेंट कहा जाएगा। ओके, क्यों कहा जाएगा, क्योंकि उसकी फीस थी 500 रुपया, ठीक है, डॉक्टर एक ही है, अर्थात पूर्ति क्या है, सीमित है, तो उसने फीस को बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया। उसे मालूम है 800 रुपये करूंगा तब भी आएंगे, तो यह अल्पकाल में जो उसने 300 रुपये अतिरिक्त कमा रहा है, ठीक है, इसे अतिरेक कहते हैं, आधिक्य कहते हैं, या इसको सरप्लस कहते हैं। यही जो है प्रोफेसर मार्शल की दृष्टि से अर्ध लगान है। समझ में आ गया होगा। ओके, अल्पकाल की बात कर रहा हूं। और दीर्घकाल में क्या होगा कि शहर में डॉक्टर एक ही है, तो अन्य भी तो डॉक्टर हैं जो क्या कर रखे हैं, एमबीबीएस कर दिया, एमडी कर दिया, एमएस कर दिया, तो भी क्या करेंगे, सिटी में जाके, उनको पता है कि मरीज बहुत मिल रहे हैं, उनको भी जॉब चाहिए, उनको पैसा चाहिए, तो भी बाजार में आ जाएंगे, तो अपनी क्लिनिक खोलेंगे। तो जो यह अभी 800 रुपये ले रहा है, इसके पास जितने मरीज आ रहे थे, इधर के मरीज उधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, वो दीर्घकाल में, क्योंकि डॉक्टरों की पूर्ति बढ़ जाएगी, डॉक्टरों की पूर्ति बढ़ जाएगी, तो इधर के लोग उधर जाना शुरू कर देंगे, और उधर के डॉक्टर ने जो बाजार में अन्य आए और उन्होंने अपनी फीस क्या कर दी, 500 रुपये कर दी। ओके, 500 रुपये कर दी, तो लोग इस 800 वाले डॉक्टर के स्थान पर उसके पास जाएंगे। उसके बाद जो डॉक्टर जिसने फीस 800 रुपये की थी, उसको भी घटाकर क्या करना पड़ेगा, 500 रुपये करना पड़ेगा। नहीं करता है तो उसकी जो क्लिनिक है वो बंद हो जाएगी। ओके, तो ये केवल अल्पकाल में ही प्राप्त होता है, जबकि बाजार के अंदर एक डॉक्टर है, शहर में एक डॉक्टर है, लेकिन जब समय ज़्यादा मिल जाता है तो अन्य डॉक्टर देखते हैं कि एक डॉक्टर को बहुत लाभ हो रहा है और वो बेरोजगार हैं, तो अपनी क्लिनिक खोलना बाजार में शुरू कर देंगे, ठीक है, तो फिर लोग उनके पास दौड़ेंगे, ठीक है, और वो अपनी फीस कम रखेंगे, तो उसके बाद इसको भी अपनी फीस 800 से घटाकर 500 रुपये करनी पड़ेगी। तो दीर्घकाल में इसको क्या होगा, कोई आभास लगान नहीं मिलेगा, केवल अल्पकाल में कुछ समय के लिए ही इसको जो 300 रुपये का बेनिफिट हो रहा है ये वाला, इसे आभास लगान कहेंगे। ओके, एक और उदाहरण देते हैं कि माना किसी शहर में फिजिक्स को पढ़ाने वाला एक ही टीचर है, फिजिक्स को पढ़ाने वाला एक ही टीचर है, और फिजिक्स का जो विषय है वो काफ़ी टफ है, स्टूडेंट को काफ़ी टफ लगता है, तो लोग उसके पास ट्यूशन के लिए जाते हैं, और उसने ट्यूशन की फीस निर्धारित कर रखी है पहले 400 रुपया। ओके, पहले लोग स्टूडेंट उसके पास जा रहे हैं 10, ठीक है, जा रहे हैं 10, ठीक है, लेकिन फिजिक्स का टीचर पूरे मार्केट के अंदर एक ही है, 400 रुपये उसकी फीस है, सब ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उसके बाद भीड़ लग गई, हजार संख्या बढ़ गई, उसने फीस बढ़ाकर 800 रुपये कर दी। क्या कर दी उसने, फीस 400 की बढ़ाई, 800 रुपये कर दी, तो 800 में से 400 घटा दीजिए, तो कितना, ये जो 400 रुपये उसने बढ़ाया है, ये उसको फायदा मिलेगा अल्पकाल में, ठीक है, तो ये 400 रुपये की जो वृद्धि हुई उस ये उसका अतिरेक या लाभ कहलाएगा, इसे ही कहेंगे कोसी रेंट या अर्ध लगान। लेकिन लंबे समय बाद क्या होगा कि देखेंगे जो फिजिक्स के जो अन्य एक्सपर्ट हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो देखेंगे कि फिजिक्स में ट्यूशन बहुत मिल रहा है सिटी में, तो फिर अन्य भी पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो हो सकता है कि वह फीस, इसने तो 800 कर रखी है, वो फीस घटा के 400 रुपये कर देंगे, ठीक है, तो फिर इधर से जो इसके पास आ रहे थे लोग इधर जाना शुरू कर देंगे, ठीक है, इधर यहाँ से शिफ्ट होकर इधर जाएंगे क्योंकि यहाँ सस्ता है, ठीक है, फिर अन्य भी आएंगे, ये तो मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ कि एक अन्य फिजिक्स पढ़ाने वाला आ गया, दूसरा भी आ गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, अल्पकाल में तो नहीं बढ़ाया जा सकता है कि बहुत ही कम समय में दूसरा वाला आ जाए, लेकिन लंबे समय में अन्य भी देखेंगे, जो बेरोजगार हैं, फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वह भी फिजिक्स को पढ़ाना शुरू कर देंगे, और यहाँ जो 800 रुपये ले रहा था वो दीर्घकाल में इसको घटा क्या कर देंगे, 400 रुपये कर देंगे, ठीक है, तो इधर के जो स्टूडेंट है इधर जाएंगे, तो इधर क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो इसको क्या करना पड़ेगा, फीस 800 से घटाकर अपनी 400 रुपये करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो 400 अर्थात 800 माइनस 400 बराबर 400 रुपये का जो अतिरिक्त लाभ इसको मिल रहा था अल्पकाल में, वो दीर्घकाल में बंद हो जाएगा। ओके, दो उदाहरण ही पर्याप्त हैं। तो इस प्रकार से जो अल्पकाल में यह 400 रुपये इसको मिल रहा है, तो यही अर्ध लगान कहलाएगा। ओके,
तो इसी को ही क्या प्रोफेसर मार्सन ने आभास लगान भी कहा है, या इसी को उसने क्या कहा है, अर्ध लगान कहा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। 2 उदाहरण के द्वारा आपके समझ में आ गया होगा। अब तीसरा उदाहरण भी बता देते हैं। ओके, कि जब बाजार में किसी वस्तु की पूर्ति क्या होती है, बहुत कम होती है और उसकी मांग ज्यादा होती है, तो फिर क्या होता है, रेट बढ़ जाता है। रेट बढ़ जाता है। अब देखिए, आजकल इनके आज की डेट की बात मैं कर रहा हूं कि बाजार में जो भिंडी है सब्जी वाली, वह 160 रुपए किलो बिक रही है। 160 रुपए किलो बिक रही है। ठीक है, और पूर्ति तो कम है, अर्थात भिंडी का सीजन नहीं आया अभी, भिंडी अभी बहुत कम उत्पादित की जा रही है, इसलिए इसका रेट ज्यादा है। ओके, शॉर्टेज की कमी के कारण डिमांड तो मार्केट के अंदर है। ओके, 160 है, लेकिन अभी जो 160, अब हो सकता है कि 160 रुपए किलो जो भिंडी है, उस भिंडी की कुल लागत हो सकती है कि 30 रुपया हो। कितना हो, 30 रुपया हो। तो अभी 130 रुपए का लाभ मिल रहा है, क्योंकि 160 में से तो 130 रुपए का बेनिफिट चल रहा है। लेकिन कुछ समय बाद अन्य लोग भी भिंडी उगाना शुरू कर देंगे, अन्य लोग भी भिंडी उगाना शुरू कर देंगे, और भिंडी का दाम कुछ समय बाद गिरकर क्या हो जाएगा, 40 रुपए किलो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 रुपए हो जाएगा, कभी भी 30 से 20 पे भी पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से अल्पकाल में जिसने जितना लाभ उठा दिया, और दीर्घकाल में अन्य भी भिंडी पैदा करना शुरू कर देंगे और भिंडी की पूर्ति बढ़ जाएगी डिमांड के अनुकूल। इस प्रकार से अल्पकाल में जो भिंडी का जो बेनिफिट हो रहा था 130 रुपए का पहले वालों को, वह खत्म हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से 3 उदाहरण बहुत हैं। तो इस प्रकार से जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है शॉर्ट पीरियड के लिए, क्योंकि उत्पादन के साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं, उनकी पूर्ति को तत्काल नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो तत्काल नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो सीमित संसाधनों से जितना उत्पादन हो रहा है उनका रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो रेट बढ़ जाता है अतिरिक्त, उससे जो फायदा होता है मालिकों को, उसे ही अर्ध लगान या कोसी रेंट कहते हैं। ओके, अब यहां पर हमने कुछ बातें लिखी हैं अर्ध लगान के बारे में, क्योंकि अर्ध लगान बिल्कुल अस्थायी है, मतलब हमेशा नहीं है। जो लाभ मिल रहा है वो कुछ समय के लिए मिलता है, बाद में जब उत्पादन के साधन बढ़ जाते हैं, जैसे ट्यूशन की बात कर दी मैंने, डॉक्टर की बात कर दी। ठीक है, तो डॉक्टर जब एक शहर में एक रहता है तो कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद और लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, तो उसके बाद 5-10 हॉस्पिटल और खुल जाएंगे। ठीक है, तो फिर एक वाले का बेनिफिट खत्म हो जाएगा, तो दीर्घकाल में जो अर्ध लगान है वो नहीं मिलेगा, जो अतिरिक्त बेनिफिट हो रहा था, अतिरिक्त पैसा मिल रहा था, वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कोसी रेंट है या आभास लगान है अल्पकाल में ही प्राप्त होता है। याद रखना है कि केवल यह अल्पकाल में ही प्राप्त होता है, क्योंकि अल्पकाल में उत्पादन के साधन सीमित होते हैं और उन सीमित साधनों के द्वारा ज्यादा उत्पादन नहीं किया जा सकता है जितनी की डिमांड होती है। अर्थात डिमांड ज्यादा होती है और पूर्ति क्या होती है, कम होती है। ऐसे में प्राइस ऊपर चला जाता है, और जो अतिरिक्त प्राइस उनको मिलता है, उनका लाभ होता है, उसी को ही कोसी रेंट कहते हैं। दूसरा, दीर्घकाल में समाप्त हो जाता है। जो कोसी रेंट है, अर्ध लगान, आवास लगान दीर्घकाल में नहीं मिलता भाइयों, दीर्घकाल में समाप्त हो जाता है, क्योंकि दीर्घकाल में अन्य लोग भी आ जाते हैं। जैसे हमने डॉक्टर की बात की, तो एक डॉक्टर तो पहले खूब कमा रहा है, लेकिन जब और डॉक्टर आ जाते हैं तो अपनी फीस को गिरा देते हैं। तो पहला वाला जो डॉक्टर था, जो एकाधिकारी बना था, तो उसको भी अपनी फीस कम करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से दीर्घकाल में किसी भी प्रकार का आभास लगान प्राप्त नहीं होता है। तीसरा है, यह मनुष्यकृत होता है, क्योंकि जो हमने यहाँ पर मशीनों और अन्य पूंजीगत साजो सामान की बात की, या हमने डॉक्टर की बात की, हमने टीचर की बात की, ये सब मनुष्यकृत है। मशीन इंसान बनाता है, ठीक है, उसकी पूर्ति को वह दीर्घकाल में बढ़ा सकता है डिमांड के अनुसार, और घटा भी सकता है। इंसान को फिजिक्स पढ़ाना है तो पहले उसे एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तो उसको पढ़ाने का काम भी स्कूलों में होता है। ठीक है, डॉक्टर को पढ़ाने का काम भी स्कूलों में ही होता है। तो इस प्रकार से जो यह साजो सामान या मशीनें जितनी बनती हैं, चाहे आपका जहाज है, गाड़ी है, बस है, बाइक है, चाहे वह जेट क्राफ्ट है, फाइटर प्लेन है, मिसाइल है, ये सारी चीज़ें कौन बनाता है, इंसान बनाता है। ठीक है, तो इसलिए यह मनुष्यकृत साधन होता है, जिन पर क्या होता है कि अल्पकाल में आवास लगान प्राप्त होता है। नेक्स्ट, भूमि प्रकृति का गिफ्ट है, अर्थात जो हमारी पृथ्वी है,
जिसपे हम रहते हैं, ये किसने दी है? ये प्रकृति ने दी है। ये फ्री गिफ्ट है, निःशुल्क दिया है प्रकृति ने, और इसकी जो पूर्ति है अल्पकाल में भी सीमित रहती है और दीर्घकाल में भी सीमित रहती है। अर्थात पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है वह उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल जो है वो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तो इसको ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। ओके, लेकिन उत्पादन के साधनों को हम जो कि मनुष्य के हाथों में है उसको हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, अर्थात उत्पादन को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो भूमि प्रकृति का गिफ्ट है जिसकी पूर्ति अल्पकाल एवं दीर्घकाल में स्थिर रहती है, अर्थात चाहे अल्पकाल हो और चाहे दीर्घकाल हो, पृथ्वी का क्षेत्रफल उतना ही रहेगा। ओके, ये बातें याद रखनी है। अगला है अल्पकालीन लगान को मार्शल ने लगान के स्थान, अर्थात जो आवास लगान है यह एक अल्पकालीन विचारधारा है, शॉर्ट रन वाली है, शॉर्ट रन फेनोमिना है। तो इस लगान को मार्शल ने लगान के स्थान पर, क्योंकि रिकार्डो ने लगान बताया था भूमि का, लेकिन यहां पर मार्शल ने जिस प्रकार का अतिरिक्त अल्पकाल के लिए प्राप्त होता है उसके लिए उसने लगान के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? अर्ध लगान का, आभास लगान का नाम दिया है उसने। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, इस पे ध्यान नहीं देना है, जहां जहां मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, अर्ध लगान ऋणात्मक नहीं होता है। अर्ध जो लगान है कोसी रेंट, वह कभी क्या नहीं होता? ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु 5 रुपए की बनी और आदमी उसको 3 रुपए में बेच रहा है तो इसमें उसको घाटा होगा। ठीक है, और हर व्यक्ति काम किस लिए करना चाहता है? लाभ के लिए। इसलिए अर्ध लगान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, याद रखना, निगेटिव नहीं होता है। अगला है अर्ध लगान धनात्मक होता है, अर्थात अर्ध लगान प्लस में चलता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता है। ठीक है, पॉजिटिव में तो लाभ होगा और नेगेटिव में क्या होगा? हानि होगा। तो सबको क्या चाहिए? लाभ चाहिए, सबको पैसा चाहिए। जितनी भी आर्थिक क्रियाकलाप हो रहे हैं, ठीक है, पढ़ाने लिखाने से लेकर जितने भी आप देखते हैं, सबको पैसा चाहिए। आप पढ़ लिख रहे हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत से में क्या करना चाहते हैं? जॉब करना चाहते हैं। जॉब क्यों करना चाहते हैं? पैसा कमाना चाहते हैं। पैसे से क्या करोगे? आप बाजार में जो वस्तुएं आपको चाहिए उनको क्रय कर सकते हैं। ओके जी, तो अर्ध लगान कभी निगेटिव ऋणात्मक नहीं होता है, यह लगान धनात्मक ही रहता है। आगे देखिए, प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा है कि भूमि लगान एक बड़ी जाति की प्रमुख उपजाति है। इस कथन को याद करना है कि भूमि लगान एक बड़ी जाति की प्रमुख उपजाति है, अर्थात कहने करता है कि भूमि को ही लगान प्राप्त नहीं होता है, उत्पादन के अन्य साधन भी, ये श्रम है, ये भी क्या करता है? लगान प्राप्त करता है। उद्यमी है, जो साहसी है, जो फैक्ट्री को लगाने का काम करता है, किसी भी प्रोडक्शन को करने का काम करता है, उसको भी लगान की प्राप्ति होती है। ठीक है, उसको भी लाभ होता है। ओके जी, तो इसलिए भूमि को अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए उसने कहा भूमि लगान एक बड़ी जाति की प्रमुख उपजाति है, अर्थात उपजाति है, टोटल भूमि नहीं है जो कि लगान को प्राप्त करती है। लगान तो हमने जैसे डॉक्टर की बात की, वो भी लगान प्राप्त कर रहा है क्योंकि उसके पास विशेष योग्यता है। हमने टीचर की बात की, उसको भी लगान की प्राप्ति हो रही है। हमने भिंडी का भी उदाहरण दे दिया, वहाँ पे भी एक विशेष योग्यता ही है उसके पास कि जो वो प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हाउस रेंट की बात करते हैं कि जब हम किसी देखते हैं कि नगर में जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जाती है तो जिन मकानों का किराया 2000 हो जाता है वो तो उसको 3000 रुपये कर देते हैं कि उनको मालूम है कि जनसंख्या बहुत है, डिमांड बहुत बढ़ गई है। लेकिन जब क्या होता है कि अगल बगल के लोग जिनके पास पैसा होता है तो भी मकान बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जब मकानों की पूर्ति बढ़ेगी तो क्या होता है? फिर रेंट घट जाता है। ठीक है, तो जो मालिक पहले लाभ कमा रहे थे उनके मकानों को लोग खाली करना शुरू कर देते हैं या कहते हैं कि अपना रेंट घटाइए, 2000 है, ठीक है, बगल में मुझे 1000 रुपये में मिल रहा है, यदि आप 1000 रुपये करता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बगल में चले जाऊंगा, क्योंकि मकान बन चुके हैं और पहले उसी उसी का मकान था तो इसलिए उसका रेट हाई था, वो दादा बना हुआ था। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ तक ये बातें आपने कंप्लीट याद रखनी है। तो कुल मिला के कहने का क्या अर्थ है कि जो आवास लगान है, अर्ध लगान है, ये अल्पकाल में प्राप्त होता है, दीर्घकाल में प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि अल्पकाल में किसी वस्तु की पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता है। जब वस्तु की पूर्ति नहीं बढ़ती है तो जिस कारण से उसकी डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ने से कीमत बढ़ जाती है। तो जो अतिरिक्त कीमत बढ़ती है वही अतिरिक्त कहलाता है, लाभ कहलाता है किसी स्वामी का
तो यह केवल अल्पकाल में चलता है, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, फिर उत्पादन बढ़ने लग जाता है और जिससे दीर्घकाल में कोसी रेंट समाप्त हो जाता है। ओके, अब ये इसको हम पैसे की नज़र से देखेंगे, क्योंकि हर चीज का जो मापन होता है इकोनॉमिक्स में वह किस में होता है, पैसों में होता है। हर चीज की जो वैल्यू निकाली जाती है प्रोडक्शन की, चाहे हमारे जैकेट की बात कर रहे हैं, इसकी बात करें, चश्मे की बात करें, टोपी की बात करें, हर चीज का अपना क्या है, प्राइस है। तो किस प्रकार से निकालेंगे पैसे, अर्ध लगान कैसे निकालेंगे, रुपए में कुल आय, अर्थात जिस वस्तु का उत्पादन किया गया है कुल आय उससे कितनी प्राप्त हुई है, TR टोटल रेवेन्यू कितनी प्राप्त हुई है, उसमें से माइनस करना है कुल परिवर्तनशील लागतें। ठीक है, कि एक होती है स्थिर लागत और एक होती है परिवर्तनशील लागत। स्थिर लागत क्या होती है कि माना कोई फैक्ट्री खड़ी कर दी, ठीक है, उस पर 1 अरब रुपए खर्च हो चुका है, वो स्थिर लागत हो गई। लेकिन अब उसमें उत्पादन किया जाएगा, जैसे बाइक का उत्पादन शुरू करते हैं 1 2 3, तो एक बाइक बनाने में कितना खर्च हुआ, 2 बनाने में कितना हुआ, 3 बनाने में, 4 बनाने में, ये परिवर्तनशील लागत कहलाएगी। ओके, तो कुल आय में से कुल परिवर्तनशील लागतों TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट को यहां से माइनस करना है, किससे, TR से। ठीक है, तो हमें कोसी रेंट प्राप्त होगा। उदाहरण है कि कुल आय कितनी हुई, मतलब बाइक को बेचकर कुल आय प्राप्त हुई 190 रुपया। ओके, लागत कितनी आई, खर्चा कितना आया बाइकों को बनाने में 90 रुपया, तो 190 में से 90 रुपये घटा दीजिए, तो अर्ध लगान, ये जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो रहा है लागतों के ऊपर, कौन सी लागत है, परिवर्तनशील लागतों के ऊपर 100 रुपया, तो ये 100 रुपया जो लाभ प्राप्त हो रहा है इसे ही अर्ध लगान या आभास लगान या इसी को हम कोसी रेंट कहेंगे। इसके नीचे लिखा मैंने, अल्पकाल में परिवर्तनशील लागतों के ऊपर बचत जो प्राप्त होती है उसे ही आभास लगान कहते थे। यहाँ बचत ही तो प्राप्त हो रही है कि कॉस्ट आई कितनी, 90, और माल बिका कितने का, 190 रुपए का, तो लाभ कितना हुआ, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि लागत को घटाना पड़ेगा, तो 100 रुपए का ये जो उसको लाभ हुआ यही क्या कहलाएगा, आभास लगान कहलाएगा। लेकिन दीर्घकाल में अन्य भी उत्पादन करने के लिए आ जाएंगे, तो ऐसे में जो आभास लगान अल्पकाल में मिल रहा था वो दीर्घकाल में समाप्त हो जाता है। ओके, इतनी बात तो आपने जरूर याद रखनी है। नाउ अब हम आभास लगान को अल्पकाल में और दीर्घकाल में दोनों दृष्टियों से रेखा चित्र पर देखेंगे कि रेखा चित्र पर यह किस प्रकार से आएगा, क्योंकि रेखा चित्र जो है अर्थशास्त्र का प्राण है, इसको ग्राफ पे दिखाना बहुत जरूरी है, इसका डायग्राम बनता है तो आपको बनाना आ जाना चाहिए। इस प्रकार से देखिए, ये y और जो OX है, अर्थात y और O और इधर x, ये हमारे दो अक्ष हो गए, इसके बारे में बार बार बताता रहता हूँ। OX ये हमारी पड़ी लाइन है, ओरिजेंटल एक्सिस है, क्षैतिज अक्ष है हिंदी में, ठीक है, और जो ये और ये लाइन है इसको कहते हैं वर्टिकल एक्सिस या इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष। ओके, इतना काम हमने पहले से कर रखा है। अब देखिए, अल्पकाल में वस्तु की पूर्ति सीमित होती है, स्थिर होती है, इसलिए ये लाइन हमने सीधे खड़ी करनी है, स्केल की सहायता से खींचनी है, और ये रेखा है SS, ये पूर्ति की रेखा है अल्पकाल में, क्योंकि अल्पकाल में पूर्ति स्थिर रहती है, एकदम से नहीं बढ़ा सकते हैं कि किसी दुकान में अभी आलू पड़ा हुआ है 1 कुंतल और मांगने वाले आएंगे 1000, तो अचानक वो उसकी पूर्ति को नहीं बढ़ा सकता है, कहाँ से लाएगा आलू उस समय। ठीक है, तो O से लेकर M तक क्या है, किसी वस्तु की पूर्ति सीमित है। तो इसी पूर्ति के ऊपर देखते हैं कि कैसे यहाँ पर आभास लगान उत्पन्न होता है। तो कीमत कहाँ पर तय होती है, कीमत वहां पर तय होती है जहां पर मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं और या एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, वहां पर किसी वस्तु की कीमत तय होती है। ओके जी, इसके लिए क्या करना, हमने यहां से एक डिमांड कर्व खींच दिया, ये पहला वाला डिमांड कर्व है, तो इसलिए इस पे लिखेंगे DD। ओके, दोनों जगह, और इसको क्या करना है, यहां से मिला देना, क्योंकि यहाँ मेजरमेंट यहाँ होगा तो इस पे लिख देना है P। ओके, तो जब क्या है OM किसी वस्तु की पूर्ति है, तो यहाँ पर जहां पर मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, संतुलन का बिंदु है मानवाद E, इक्विलिब्रियम, तो कीमत कितनी तय होगी, OP यहाँ से स्टार्ट होगी। ओके, तो यहाँ पर तो अभी किसी प्रकार का लगान, जिसे कि अर्ध लगान की बात हम कर रहे हैं, प्राप्त नहीं हो रहा है। मानवाद पूर्ति यही है और डिमांड बढ़ जाती है, तो तब जाके अर्ध लगान उत्पन्न होगा। अब यहाँ देखिए,
अब डिमांड बढ़ जाती है, ऊपर की तरफ अगला डिमांड वक्र खींचेंगे और इस पे लिखेंगे D1, क्योंकि ये दूसरा है तो इसलिए दूसरा लिखने के बदलने के लिए 1 करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहां से मिलाएंगे। ठीक है, इसको आप ठीक कर देंगे और ये हो गया आपका P1 अगला नाम देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो ये हो गया E1, दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया E1। तो ये क्या बतला रहा है, पूर्ति तो अपनी जगह खड़ी है लेकिन यहां से लेकर यहां तक क्या हो चुकी है, डिमांड बढ़ गई है, इसलिए प्राइस यहां से लेकर यहां तक बढ़ गया है। तो इसके बीच अर्थात ये जो बॉक्स बना, ठीक है जी, इसके अंदर का वाला जो भाग होगा यही कहलाएगा आपका कौन सा लगान, अर्ध लगान। क्या बोलेंगे इसको, अर्ध लगान, या इसी को आभास लगान कहते हैं। क्यों कि पूर्ति पहले तो यहाँ पे दिखा दी कि ये डिमांड कर्व ने सप्लाई कर्व को यहाँ पर काटा, प्राइस इतना डिक्लेयर हुआ और जो वस्तु का प्रोडक्शन है आउटपुट वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। पूर्ति बिल्कुल स्थिर है, इसलिए खड़ी रेखा जब भी पूर्ति क्या होती, पूर्णतः बेलोचदार होती है, इसको कहते हैं एकदम से मूल्य निरपेक्ष है। तो ऐसी स्थिति में यदि डिमांड बढ़ जाती है, ओके, तो पूर्ति तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही रहेगी, लेकिन कीमत P से बढ़कर P1 हो जाएगी। तो इतना जो बेनिफिट अल्पकाल में किसी उत्पादक को प्राप्त हो रहा है, या E से E1 या P से P1, जहां जहां मैंने ये डैश कर दिया है शैडो, तो इसे कहेंगे अर्ध लगान। क्या बोलेंगे, अर्ध लगान। लेकिन यह अर्ध लगान कब बोला, अल्पकाल में ही प्राप्त होता है और यह दीर्घकाल में समाप्त हो जाता है। अब दीर्घकाल की बात करते हैं। यहाँ पे देखें, ये दीर्घकाल का रेखा चित्र हमारा बना रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे सेम 2 एक्सिस बनेंगे, कीमत और लागत यहाँ लिखनी है और यहाँ आउटपुट निर्गत यहाँ पे लिखेंगे, इसी को हम उत्पादन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सप्लाई का कर्व पहले से था, अब सप्लाई का कर्व एकदम से पड़ा हो गया, ये हो गया पूर्णतः लोचदार और पहले था पूर्णतः बेलोचदार। अब देखिए सप्लाई एकदम से क्या है, ओपी मूल्य पे सप्लाई एकदम पड़ी रेखा है। ठीक है, कीमत अर्थात कीमत और लागत जो होगी एक बराबर रहेगी। अब डिमांड के अनुरूप जब हम आगे अभी रेखा चित्र खींचेंगे इस पे डिमांड का कर्व, तो उसी हिसाब से पूर्ति बढ़ती रहेगी लेकिन मूल्य वही रहेगा। ओके, अब जैसे हमने यहां से एक डिमांड कर्व यहां से खींचा, ये लीजिए डी डी, अब जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं लीजिए जी, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया एम। अब देखिए ये तो स्टार्टिंग है। ओके, एक और ले लेते हैं, लेने को तो हम बहुत सारे ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा M1, इसको D1। जब भी हमें क्या करना पड़ेगा, अगला डिमांड कर्व खींचना पड़ेगा तो D1, तीसरा खींचना पड़ेगा D3, D4, D। अब यहाँ देखिए पहला था इक्विलिब्रियम, एक यहाँ हो गया इक्विलिब्रियम E1। देखिए तो पहले डिमांड यहाँ पर मांग पूर्ति बराबर हो गई, मात्रा कितनी है OM, प्राइस कितना है उतना ही है। फिर क्या हुआ कि डिमांड बढ़ गई लेकिन इधर से यहाँ तक सप्लाई भी तो बढ़ गई यहाँ तक। ठीक है, M से सप्लाई बढ़ गई M1, लेकिन प्राइस कितना है OP है। फिर आगे बढ़ेगा तब भी प्राइस कितना रहेगा उतना ही रहेगा। तो कुल मिलाकर क्या कहें, दीर्घकाल में किसी भी प्रकार का अर्ध लगान प्राप्त नहीं होगा क्योंकि प्राइस एक ही है। अर्ध लगान कब प्राप्त होता है कि जो पहला प्राइस है और इस प्राइस से ऊपर जाता प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, तो तब जाके होता है। लेकिन यहाँ पे तो पूर्ति क्या है, पर्याप्त है। ठीक है, पूर्ति एकदम से पड़ी रेखा है, जितनी चाहिए डिमांड करो। ठीक है, पूर्ति बढ़ती चली जा रही है लेकिन रेट एक ही है। माना बात 5 रुपए यहाँ पर रेट है। ठीक है, तो इतनी मात्रा हो रही है, चाहे इतनी मात्रा क्या करो बेचो, तब भी क्या है उतना ही 5 रुपए प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से ये पड़ी जब रेखा होती है दीर्घकाल में, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का आभास लगान प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये भी बता देते हैं, क्योंकि यहाँ तक OP लिखा है तो वस्तु को बनाने में खर्च कितना है 5 रुपया। ठीक है, और वस्तु बिक रही कितने में, 5 ही रुपये में बिक रही है। तो भाई जब वस्तु 5 रुपए की बनाई और 5 रुपए में बिक रही है तो लाभ तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, न लाभ न हानि। और आभास लगान में ये बताया जा रहा है कि अब अतिरिक्त प्राप्त हो कि 5 की जगह उसको 10 रुपए मिले या 7 रुपए मिले या 15 रुपए मिले। ठीक है, अल्पकाल में तब बात हो रही है। तो इसलिए दीर्घकाल में ऐसा रेखा चित्र बनाएंगे
कि जिसमें डिमांड बढ़ रही है सप्लाई के अकॉर्डिंग, लेकिन प्राइस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है कोसी रेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पर कोसी रेंट मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये दो रेखा चित्र हैं जिसके द्वारा मैंने आपको कोसी रेंट के बारे में बताया है कि किस प्रकार से अल्पकाल में कोसी रेंट प्राप्त होता है और दीर्घकाल में समाप्त हो जाता है। अर्ध लगान को हम एक अन्य रेखा चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं कि जहां पर इस रेखा चित्र के द्वारा भी समझाया गया है एमए लेवल पर, ठीक है, मास्टर डिग्री में यहाँ पर इस रेखा चित्र के द्वारा भी समझाया गया है, और जो पहले रेखा चित्र मैंने आपको बताया उसके द्वारा भी समझाया गया है, तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, यदि आपको कोसी रेंट दिखाना है इस डायग्राम के अनुसार, पहला वाला डायग्राम भी वही कहता है लेकिन तरीका दूसरा है, तो आपने क्या करना है, सेम एक अक्ष और दो अक्ष, यहाँ पे एक्स लिखेंगे, यहाँ पे उत्पादन लिखना है, अर्थात पूरा का टाइटल क्या होगा, उत्पादन आउटपुट जिसे हम निर्गत कहते हैं। यहाँ पर प्राइस एंड कॉस्ट, कीमत और लागत लिखी जाएगी। 3 लाइनें खींच दीजिए, ज़्यादा भी लाइनें हो सकती हैं, एक लाइन पड़ी हुई AR इज इक्वल टू MR, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, AR अर्थात औसत जो आय होती है वह सीमांत आय के बराबर होती है। AR का मतलब हो गया एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू MR, मार्जिनल रेवेन्यू। सेम दूसरी लाइन ऊपर खींचनी है, इसका भी वही मीनिंग है, इसका भी वही मीनिंग है, ठीक है, हमारी बात समझे। तो यहाँ पर प्राइस क्या होता है, ये प्राइस की लाइन भी है। तो जो AR होता है, ये MR जो होता है, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, इसको आप पीछे भी देख सकते हैं। तो यह प्राइस को दिखलाता है, किसी वस्तु के मूल्य को दिखलाने का काम करता है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से एक लाइन खींचनी है, ड्रॉ करनी है, और इस प्रकार से, और ये हमारी रेखा जो होगी ये मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत की रेखा होगी। ओके, क्योंकि सीमांत लागत क्या होती है, पहले घटती है इस प्रकार से और फिर बढ़ना शुरू कर देती है, ठीक है। किसकी रेखा है, सीमांत लागत की रेखा है। ओके, एक रेखा यहाँ से और ले लेते हैं, और हमारी ये रेखा हो जाएगी किस चीज की, इसे बोलेंगे हम AVC, अर्थात एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसका मीनिंग हो गया औसत परिवर्तनशील लागत। तो ये लागतें परिवर्तनशील लागतें हैं, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो लागतें भी क्या होती हैं, चेंजेज हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि जहाँ पर ये कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं, क्योंकि ये हमारा AR और MR हुआ, तो जो MR है, जब MC रेखा और MR इसको यहाँ पर काट रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्राइस कितना डिक्लेयर होगा, OP, और मात्रा कितनी रहेगी, M, इतनी रहेगी अल्पकाल के अंदर। ओके, अब क्या होता है कि अल्पकाल में जैसे हमने कहा कोसी रेंट कैसे उत्पन्न होता है, उसको अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है क्योंकि उत्पादन को ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो ठीक है, अगला देखिए, ये लाइन इसको यहाँ पे कर रही है टच, अतः MR और MC जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर क्या होता है, कीमत तय होती है, और वो भी कहाँ से काटें, नीचे से। तो यहाँ पर हम इस रेखा को नीचे खींचेंगे और इस पे लिख देंगे M1, अर्थात इधर की तरफ बढ़ेगा तो प्राइस भी क्या हो जाएगा, इधर से बढ़कर ऊपर जाएगा प्राइस ये, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा कोसी रेंट स्टार्ट हो जाएगा कि इतना लाभ प्राप्त हो रहा है। अब तीसरी बात चलते हैं इधर की तरफ, यहाँ पर भी देखिए नीचे से ये वक्र सीधे ऊपर जा रहा है MC वाला, और MR और AR दोनों बराबर होते हैं, तो नीचे से काट रहा है, इसको नीचे से करिए, ठीक है जी, और इसको M2 करिए, और आप यहाँ से एक AC का वक्र खींचे एवरेज कॉस्ट का। तो एवरेज कॉस्ट क्या होती है, वस्तु की प्रति इकाई लागत होती है कि एक वस्तु का मूल्य कितना है। तो ये भी एक दूसरे के यहाँ पे बराबर हो जाते हैं, तो इस प्रकार से फिर कीमत क्या हो जाती है, और बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से देखिए कीमत यहाँ बढ़ रही है। तो इस प्रकार से ये वाला क्षेत्र पूरा ए इस प्रकार से ए वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये क्या दिखा रहा है, हमारे अर्ध लगान को दिखा रहा है कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो वृद्धि हुई है प्राइस में, जो मूल्य बढ़ा है, और मूल्य जब बढ़ेगा तो फायदा किसको होगा, जो माल बेच रहा है, ठीक है। लेकिन ये अल्पकाल में ही होगा, दीर्घकाल में तो अन्य भी आ जाएंगे सामान बनाने के लिए, और वैसी स्थिति में फिर ये लाभ घटते घटते यहीं पहुंच जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पर ये शून्य हो जाएगा, अर्थात लागत के बराबर ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस रेखा चित्र के द्वारा भी आप कोसी रेंट को भी दर्शा सकते हैं, ठीक है।
करना क्या है, भाई लाइन खींच दीजिए, ठीक है, पड़ी वाली लाइन, पड़ी वाली लाइन, पड़े 2-3 खींच दीजिए, 3 खींच दीजिए जैसे मैंने। तो AR MR पूर्ण प्रतियोगिता में बराबर होती है, जो कि कीमत के बराबर होती है। माना बात कीमत 5 रुपये है तो इसकी वैल्यू 5 रुपये आएगी। ये 10 रुपये है तो ये भी 10 रुपये के बराबर होगा। ये 15 रुपया है तो ये 15 रुपये के बराबर होगा। यहाँ से एक MC कर्व खींच दीजिए, सीधे ऊपर जाएगा, ठीक है। इधर से ABC इधर को खींच दीजिए, टोटल सबसे ऊपर हाई में आ जाएगा A से रेखा, एवरेज कॉस्ट की रेखा आ जाएगी। हमेशा जो सीमांत लागत वक्र है वह MR को नीचे से काटेगा, अर्थात ऊपर से नहीं काटेगा, नीचे से काटेगा। इस प्रकार से यहाँ पे भी नीचे से काटा, ठीक है, और यहाँ पे नीचे से काटा। तो यहाँ से P से P1 और P2 जो यह लाभ हुआ अतिरिक्त, ठीक है, साधनों को, क्योंकि अल्पकाल में साधन सीमित है, उनको नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो लाभ मिला उसी को कहा जा रहा है क्या, अर्ध लगान या कोसी रेंट। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने जो डिस्कस किया वो क्या किया कि प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि भूमि की तरह ही जो लगान प्राप्त होता है उत्पादन के साधनों को, जो कि अल्पकाल में ही प्राप्त होता है और दीर्घकाल में समाप्त हो जाता है, उसे हम आभास लगान कहते हैं। और आभास लगान की बहुत सारी चीजें हमने आपको यहाँ बताई, बहुत बारीकी में बताई, आपको इसको याद कर दीजिए। आपने यदि इन चीजों को एकदम से रट दिया, याद कर दिया, कुछ चीजें तो रटनी ही पड़ेंगी और कुछ को समझना पड़ेगा, और यदि आपने ये काम कर दिया तो आप एकदम से कुशल हो जाएंगे और किसी भी जगह पर मार नहीं खाएंगे। हर प्रतियोगिता में हर जगह आपके अच्छे नंबर आएंगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।